एपिसोड 309। मैं सोच रहा था कि अपने साथियों से राब्ता कैसे करूं। मैंने मोबाइल निकालकर अपने पास रख लिया था। कुछ देर बाद मैसेज आया तो मैंने खोला। मैसेज वसीम की तरफ से था। उफ, आप फिर दुश्मन देश पहुंच गए। मैंने जवाब दिया, बस यार किस्मत, बाकी सब खैर है ना। खैर कैसी जनाब, हमारा तशवीश से और ख़वातीन का रो रो कर बुरा हाल है। उनको तसल्ली दे देना। मैं तो खुद को तसल्ली नहीं दे पा रहा था, उन्हें कहाँ से देता। अब ज़रा इत्मीनान है, मगर आप हैं कहाँ? डेविड शाह के कब्जे में, और वो मुझे वादी की तरफ ले जाने पर तुला हुआ है। इस बार को राह फरार भी नजर नहीं आ रही है। आप फिक्र न करें, वो इतनी आसानी से कामयाब नहीं होगा। अब हम बेखबर नहीं हैं। इरादा क्या है? जाहिर है आपको उसका रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। वही तो पूछ रहा हूँ कि इरादा है क्या। आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। मैं इसकी तायद नहीं करूँगा। कम से कम तुम यहाँ जाने पहचाने फर्द हो मेरी तरह। हम फिलहाल सोच रहे हैं और रास्ते तलाश कर रहे हैं। सफ़ीरों में कल ही वापस आए हैं। अब्दुल्ला पहले से यहाँ मौजूद था। ये उसी की छठी हिस्स थी कि उसने मानी से कहा कि वो इमन शाह को तलाश करे, क्योंकि शुबह डेविड पर जा रहा था और उसका पाकिस्तान में कोई सुराग नहीं लग रहा था। इमन ने बताया कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे। डेविड शाह के दख्तर बदख्तर निकल आई है और उसी ने कारनामा सर अंजाम दिया है। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं। यहाँ बेटी ने साबित किया है कि वही डेविड शाह की वारिस है। यकीनन आपके चक्कर में भी होगी। वसीम ने लिखा तो मैं झेप गया। यार, इन खवातीन ने जान अजाब में डाल दी है। डेविड ने उषा को भी यहीं बुलवा लिया है। उसने आपकी सही जंजीरें डाल के रखी होंगी। उषा के हवाले से मुझे लग रहा है डेविड शाह किसी और चक्कर में है, क्योंकि वो उसे वादी की तरफ ले जा रहा है। वो जाएगी? उसका तो कहना है कि वो मेरे साथ नर्क में भी खुशी खुशी चली जाएगी। आप ठीक चक्कर में पड़े हैं, अल्लाह रहम करे। बहुत शोखिया सूझ रही है बेटा तुझे। खुद इस चक्कर में पड़ोगे ना तब पता चलेगा। सच्ची बात है, चंद घंटे पहले तक तशवीर से बुरा हाल था। हंसना तो दूर की बात है, मुस्कुराया भी नहीं जा रहा था। अब आपकी खैरियत की इत्तला मिली है तो जान में जाना ही है। हालांकि तुम लोगों को अब तक आदी हो जाना चाहिए था। नहीं हो सकते, आपकी तरफ से हमेशा तशवीश रहती है। मुर्शिदन कंपनी का क्या हाल है? मुकम्मल खामोशी है। अंदरूनी खाना को खिचड़ी तो नहीं पकड़ी? नहीं, मैंने आदमी लगा है। वो कह रहे हैं कि फिलहाल सब अमन सुकून है। फतेह खान का पता चला था। आपने बिलाखिर अपनी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फैसला कर लिया। हाँ यार। अच्छा, मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता और कॉल मत करना। मैं समझ रहा हूँ, आप भी मोहतात रहें और अपना ख्याल रखें। मैंने वसीम, सफ़ीर और दूसरे लोगों के इंडिया आने या ना आने पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं की कि अभी तो उनको इल्म हुआ था और ये मुमकिन ना था कि वो बैग उठाकर इंडिया का रुख करते। सीधे रास्ते से आना मुश्किल और रिस्की था और कोई दूसरा तरीका इख्तियार करने में वक्त लगता। हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे थे और मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि शायद उन लोगों के यहाँ आने की ज़रूरत बाकी ना रहती। मैंने मोबाइल वापस रखा तो उषा अब बेचैन लग रही थी। उसने इशारे से कहा कि मैं उसे भी सूरत हाल से आगाह करूँ। मैंने सोचा और उससे कहा, क्या ख्याल है, बाहर का चक्कर और ना लगाए? मैं भी तो यही कह रही हूँ रे, अंदर दंग घुट रहा है। वो खुश होकर बोली। हम बाहर आए जहाँ सूरज गुरूब होने के बाद तारीकी अपने पर फैला चुकी थी। रोशनी जल उठी थी। मैं उषा को एक ऐसी जगह लाया जहाँ किसी कदर फासले तक ना तो कोई तामीर थी और ना ही दरख्त या झाड़ी थी जहाँ माइक की मौजूदगी का शुबा किया जा सकता। इसके बावजूद मैंने तकरीबन ज़ेर लब और मुबहिम अल्फाज में उषा को बताया कि मुझसे मेरे साथियों ने राब्ता किया था। जब इमन बात कर रही थी तो उषा फासले पर थी और उसने आवाज़ नहीं सुनी थी और ना ही वो मैसेज पढ़ सकती थी। इसलिए उसे इमन के बारे में इल्म नहीं था और ना ही मैंने मुनासिब समझा कि उसे इमन के बारे में बताऊं। वो पहले से ज़हनी से भड़की हुई थी। इमन के बारे में पता चलता तो ना जाने उसका रद्द-ए-अमल क्या होता। वो खुश हो गई कि मेरे साथियों ने मुझे ढूंढ लिया है। वो तुझे यहाँ से निकाल सकते हैं? हाँ, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है और जब तक वो यहाँ आएंगे पता नहीं हम यहाँ होंगे भी या नहीं। उषा संजीदा हो गई। शहबाज, एक वचन दे। कैसा वचन? यही कि अगर यहाँ से भागने का मौका मिला तो तू मेरी परवाह नहीं करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। तुम मुझे बेगैरत समझती हो। मैं भी संजीदा हो गया। तुम मेरी पनाह में हो और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं, इसके बाद क्या मैं कभी खुद को गैरतमंद समझ सकूंगा? मैं समझती हूँ रे। जब समझती हो तो ऐसी फजूल बात की क्यों? हमारे यहाँ औरतों की इज्जत के लिए मरना मारना बहुत आसान समझा जाता है। उषा मेरे तासुरात से डर गई। मुझे क्षमा कर दे। अब ऐसी बात मत करना। बिल्कुल भी नहीं। तू ऐसा ना हुआ कर, मुझे डर लगता है रे। तब मेरी बात माना कर। मैंने कहा और नॉर्मल हुआ तो उषा की जान में जान आई। हम कुछ देर टहलते रहे। इस बार हमें कोई नजर ना आया। हालांकि इस बार हमने तकरीबन पैलेस घूम लिया था, मगर इक्का दुक्का घूमते खादमों के सिवा कोई नजर ना आया। अलबत्ता जब मेन गेट के पास आए तो वहां पहली बार सिक्योरिटी गार्ड्स देखे। ये बड़े मुस्तैद किस्म के कमांडो स्टाइल के सिक्योरिटी गार्ड्स थे। 2 सामने थे और यकीनन कई उस चौकी में थे जो गेट के साथ बनी हुई थी। अजीब बात यह थी कि पूरा पैलेस देखने के दौरान मुझे कहीं कोई गाड़ी नजर नहीं आई। यकीनन गाड़ियां किसी और जगह रखी जाती थी जहां हर एक तक उनकी रसाई नहीं थी। पैलेस की 4 दीवारी कम से कम 12 फुट बुलंद थी और उस पर मजीद 4 से 5 फुट तक एंगल पर 3 कतारों में खारदार बाड़ लगी थी। दीवार के आसपास को ऐसा दरख्त या चीज नहीं थी जिसकी मदद से उधर चढ़ा जा सकता।
तमाम इमारत अहाते के तकरीबन वस्त में थी और फिर पूरी दीवार खुली हुई और दूर से भी साफ नजर आती थी। इस तरह यकीनन कैमरों से निगरानी आसान हो जाती। मैं जितना पैलेस देख रहा था मुझे लग रहा था कि यहाँ हिफाजत और निगरानी का निहायत जदीद और फुल प्रूफ निज़ाम काम कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि तमाम सिस्टम मुकम्मल तौर पर पोशीदा था और यह अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि हिफाजती निज़ाम क्या है और कहाँ है। इस सूरत में फ़रार की कोई कोशिश बहुत मुश्किल से कामयाब हो सकती थी। शहबाज, अंदर चलना, मुझे सर्दी लग रही है। मैं इमारत की तरफ बढ़ गया। उषा के कहने पर हम अंदर आ गए। मैं उषा के साथ उसी के कमरे में आ गया था। मोबाइल पर कई मैसेजेस आए हुए थे। ये ऐमन और वसीम की जानिब से थे। मैं उनके जवाब देने लगा। वसीम ने किसी आदमी से बात की थी। उसके पास यूरोपीय पासपोर्ट थे और उनकी मदद से वो भारत आ सकते थे, मगर मैंने मना कर दिया कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा था। ऐमन ने बताया था कि वो बकोरो नामी शहर में है जो आसाम में हिमालय रियासत अरुणाचल प्रदेश के पास थी। ये जगह चीन और बर्मा की सरहदों से ज्यादा दूर ना थी। मैं जिस पैलेस में था वो उसी रियासत में जरा ऊपर पहाड़ों के साथ था और उससे आगे हिमालय का वो हिस्सा था जिसमें वादी थी। डेविड शाह को यहीं से जाना था, इसलिए वो यहाँ मौजूद था। पुरस्कार वादी इस जगह से 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर नहीं थी। भूख लगी है? मैंने उषा से पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। अभी खाने को मन नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ देर बाद मंगवा लेते हैं। वो मेरे पास बैठ गई। शहबाज, अब मैं सोच रही हूँ कि इस गोरे ने मुझे क्यों बुलाया है। भला मेरा क्या काम है? यही तो मैं समझने से कासिर हूँ। आखिर वो तुम्हें क्यों ले जाना चाहता है सफर पर, जबकि वो गिने चुने अफराद लेकर जा रहा है। अगर उसका मकसद तुम्हारी मदद से मुझे काबू में रखना है तो इसके लिए तुम्हें पीछे रखा जा सकता है। तू ठीक कह रहे, पर मुझे अच्छा लगेगा कि मैं तेरे साथ रहूं। मैंने तो खुद कभी वो इलाका नहीं देखा, मगर एक जानने वाले से सुना है कि वहां जिंदगी मुश्किल और मौत आसान है। तेरे संग तो मौत भी कबूल है। वो अलहन अंदाज में बोली। फिर भी मैं तुम्हें सफर पर साथ नहीं ले जाना चाहता। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे जाएगा। हाँ, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि अब मुझे सफर पर जाना ही होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथियों को मेरी वजह से मुश्किल हो। उनमें तू भी शामिल है। पर वो मुझे साथ ले जाना चाहता है। मैं बात करूंगा उससे। जब खादिम रात के खाने का पूछने आया तो मैंने उससे डेविड का पूछा। हस्बे तवक्को उसने लाइलमी जाहिर की कि वो डेविड के बारे में नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है। तब तुम कर्नल जेम्स तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि मैं डेविड शाह से जरूरी बात करना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। मैं कह देता हूँ सरकार। अभी हम डिनर से फारिग हुए थे कि कर्नल जेम्स आ गया। वो मेहमान खाने की नशिशगाह में मेरा मुंतजिर था। मैं डेविड शाह से बात करना चाहता हूँ कर्नल। वो इस समय पैलेस में नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी मोबाइल या फोन पर बात करा दो। इतनी इमरजेंसी भी क्या है? मैं इस लड़की के बारे में बात करना चाहता हूँ। आखिर बात क्या है? क्या इसे ले जाना जरूरी है? ये तो डेविड से ही बता सकता है, इसीलिए मैं उससे ही बात करना चाहता हूँ। मैंने सर्द लहजे में कहा, ओके लेट मी ट्राई। उसने सर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैं वापस उषा के पास आया। तुम इसी कमरे में रहोगी? और तू? मैं बराबर वाले कमरे में। तू यहाँ रह लेना। ये मुनासिब नहीं है। मैं इस मिजाज का ना सही मगर हूं तो मर्द। अगर बहक गया तो अपनी नजरों में गिरने से पहले मर जाऊंगा और तौबा का मौका भी नहीं मिलेगा। वो लरस गई। तू ठीक कह रहा है, मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ। एक लम्हे में तुम्हारे पास आ सकता हूँ। अगर तुम्हें खौफ हो तो दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। ठीक है, मैं बंद कर लूंगी। अगर खतरा महसूस करो तो मुझे आवाज देना और जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा मत खोलना। उसने सर हिलाया तो मैं बाहर आया और दूसरे कमरे में आ गया। ये कमरा तकरीबन वैसे ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि ये कॉर्नर नहीं था और उसमें सिर्फ एक तरफ खिड़की थी। मुझे ऐमन और वसीम से बात करनी थी, मगर मुझे शुबा था कि शायद यहाँ माइक के साथ कैमरा भी ना लगा हो। इसलिए मैंने हल्का सा कंबल सर तक ओढ़ लिया और उसके अंदर मोबाइल निकाला। इस बार भी कई SMS आए हुए थे। ऐमन ने मुझे खबरदार किया था कि आने वाले 24 घंटे में डेविड शाह किसी भी लम्हे सफर पर रवाना हो जाएगा और जाहिर है मैं उसके साथ होऊंगा। मैंने उससे पूछा कि मुझे इस सूरत हाल में वो क्या मदद दे सकती है। उसने जवाब दिया, अगर मैं फौरी तौर पर कुछ ना कर सकी तो तुम्हारे पीछे आऊंगी। इस खतरे में? हाँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस खतरे में आने की इजाजत नहीं दे सकता। बिल्कुल इसी तरह मैं तुम्हें यूं खतरे में जाते नहीं दे सकती। मैं समझ रहा था उसकी जगह कोई और मीडिया पर्सन होता तो उस जगह का सुनकर ही पागल हो जाता और उसे दरियाफ्त करके और दुनिया के सामने पेश करने के ख्वाब देखने लगता। मगर ऐमन उन लोगों में से थी जो तेज रफ्तार तरक्की पर यकीन नहीं रखते और ना ही ख्वाबों के पीछे भागते हैं। वो सिर्फ मेरे लिए फिक्रमंद थी। मैंने पूछा, कुछ आइडिया है कि डेविड शाह सफर के लिए क्या तरीका इख्तियार करेगा? मेरी मालूमात के मुताबिक वो इब्तिदाई सफर हेलीकॉप्टर में करेगा और जहां तक मुमकिन हुआ उसी से रसाई हासिल की जाएगी। एक एयरफील्ड पर 2 बड़े हेलीकॉप्टर इसी मकसद के लिए तैयार खड़े हैं। जब तुम इतना जानती हो तो ये भी मालूम कराओ कि उसकी रवानगी किस टाइम है। मेरा साथी उन हेलीकॉप्टर्स के पायलट तक रसाई की कोशिश कर रहा है। ये काम यूं भी आसान हो गया है कि मैं खुद अपने लिए हेलीकॉप्टर बुक करा रही हूँ पीछे आने के लिए। बिल्कुल, वरना इन पहाड़ों पर 10 मिनट का फिजाई सफर 2 दिन का हो जाता है। ऐमन, मैं तुम्हें एक बार फिर कहूंगा कि तुम पीछे आने से गुरेज करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम या कोई और मुश्किल में पड़े। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कंबल से सर बाहर निकाला। कौन है? सरकार,
खादिम की आवाज़ आई, आ जाओ। वो अंदर आया और अदब से बोला, आपको कर्नल साहब ने याद किया है, तुम चलो मैं आता हूँ। मैं अपनी जेब में मोबाइल रखकर बाहर आया। कर्नल नशस्तगाह में मौजूद था और किसी कदर फिक्रमंद लग रहा था। मेरी छोटी ने इशारा दिया कि कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं उसके सामने बैठ गया। तुमने बुलाया है? हाँ, डेविड शाह से मेरी बात हुई है। उसने कहा है लड़की बहर सूरत जाएगी, उसे पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। इस सूरत में वो मुझसे ताउन की तवक्को ना रखे। वो तुमसे ऐसी कोई तवक्को रख भी नहीं रहा है। पहले इसका एक मुलाजिम इस इमारत में आया था, उसने तुमसे मुलाकात की या तुम्हें कुछ कहा है? मैं चौंका। कौन मुलाजिम? यही जो यहाँ? ये नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये कहते हुए उसने अपना टैब मेरी तरफ किया। उसकी स्क्रीन पर उसी मुलाजिम की तस्वीर थी जिसने मुझ तक मोबाइल पहुंचाया था। मैंने अपना चेहरा सपाट रखा और नफी में सर लाया। ना ये मुझसे मिला है और ना ही मैंने इसे देखा है। ये चंद घंटे पहले यहाँ आया था, जबकि दूसरे मुलाजिम को यहाँ आने से मना किया गया है। कि तुम उससे ही पूछो कि वो यहाँ क्यों आया था। हम पूछ रहे हैं। कर्नल खड़ा हो गया। मैं बता दूं, शायद सुबह हमारी रवानगी है, इसलिए तुम रात को ठीक से नींद पूरी कर लो। आराम का मौका बहुत कम मिलेगा। कर्नल के जवाब और अंदाज से वाकिफ था कि डेविड शाह अब मुझे राजी करके ले जाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। मैं उसके कब्जे में था और शायद मुझे काबू में रखने के लिए उसने उषा को साथ रख लिया था। ये बात खतरे की घंटी से कम ना थी कि उन लोगों ने नेपाली नक्कूश वाले की यहाँ आमद जान ली थी और अब वो उससे पूछगछ कर रहे थे। लाजमी बात है वो उस पर तशद्दुद का हरबा आजमाते और इस सूरत में वो ज्यादा देर अपनी जुबान बंद नहीं रख सकता था। कर्नल के जाते में अपने कमरे की तरफ लपका और दरवाजा अंदर से बंद करके कंबल में घुसकर मोबाइल निकाला। उस पर तेजी से यमन के लिए मैसेज लिखा, पोल खुलने वाला है। तुमने जिस शख्स को भेजा था वो जल्द हकीकत उगल देगा और उसके बाद वो मुझसे मोबाइल हासिल कर लेंगे। अगर वो शख्स तुम्हारे बारे में जानता है तो पहली फुर्सत में जगह बदल दो और मैं ये मोबाइल ज़ाया करने वाला हूँ। कल सुबह रवानगी है। उसी लम्हे दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। मैंने अगला मैसेज वसीम के लिए लिखा, भांडा फूट गया है, मैं मोबाइल ज़ाया कर रहा हूँ, अब राब्ता नहीं कर सकूंगा। कल सुबह रवानगी है, फिर मिलेंगे अगर अल्लाह ने मिलाया तो। दस्तक तेज होती जा रही थी। मैं उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर वॉशरूम में आया और मोबाइल फर्श पर डालकर उसे फ्लश टैंक के ढक्कन से ज़रब लगाकर तोड़ दिया। उसके बाद उसकी सिम निकाली और उसे उंगलियों से दबाकर 2 टुकड़े किया और आखिर में सारे मलबे को कमोड में डालकर फ्लश टैंक चला दिया। बाहर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। दोबारा फ्लश टैंक चलाकर मैंने इस बात को यकीनी बना लिया कि सब कुछ बहकर आगे चला जाएगा। फिर मैं हाथ गीले करके बाहर आया। उसी लम्हे दरवाजा धमाके से खुला। सामने बासु खड़ा था। ये उसी की जन्नाती कुव्वत थी कि उसने इस कदर मजबूत दरवाजा तोड़ दिया था, वरना ये किसी और के बस की बात ना थी। असल में सिर्फ कुंडी टूटी थी और ये भी खासी मजबूत किस्म की थी। बासु अंदर आया और उसने अजनबी नजरों से मुझे देखा। मैं मुस्कुरा दिया, क्या हाल है तुम्हारे? तुम्हें फिर देखकर खुशी हुई, मगर तुमने मेरा वॉशरूम में बैठना हराम कर दिया था। बासु के पीछे कर्नल था। उसने अंदर आते चारों तरफ देखा और मुझसे बोला, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? मैं वॉशरूम में था। कर्नल मुझे घूरता रहा, फिर बोला, यहाँ कैमरे लगे हैं। लगे होंगे, जल्द हकीकत सामने आ जाएगी। मोबाइल का क्या किया तुमने? फ्लश कर दिया, उसके टुकड़े मिल सकते हैं। कर्नल का चेहरा सुर्ख हो गया। तुमने किससे राब्ता किया? वो गलवा सकते हो तो गलवा लो, वैसे मैंने किसी से राब्ता नहीं किया। कर्नल का चेहरा सुर्ख हो गया। शहबाज, तुम अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। आदी हूँ इसका, वैसे कैद कभी आसान नहीं होती। इतना याद रखना, डेविड शाह की तहवील से बाहर तुम इंडिया में इंतहाई गैर महफूज हो गए, और एक बार तुम इंडिया के किसी एजेंसी के हाथ आ गए ना तो तुम्हारी गुलू खलासी मुमकिन नहीं होगी। बासु तना खड़ा था। कर्नल कुछ देर अपनी होठ काटता रहा, फिर उसने बासु को हुक्म दिया, इसे नंबर 4 में ले जाकर बंद कर दो। बासु ने मेरा बाजू पकड़ा। चलो। सरताबी की मजाल ना थी। मैं उसके साथ खींचता चला गया। राहदारी में उषा मेरी हिदायत के बरखिलाफ दरवाजा खोलकर बाहर झांक रही थी। मुझे बासु की गिरफ्त में देखकर वो बेताबी से बाहर आई। उसके बाहर आते कर्नल ने चौकिन्ना होकर पिस्तौल निकाल लिया, मगर वो उसको नजरअंदाज करके मेरे पास आई। शहबाज, तुझे कहाँ ले जा रहे रे? यहीं एक और जगह, तू अंदर जा। उषा ने खतरनाक नजरों से बासु को देखा और ऐसा लगा जैसे वो उसे काटने का सोच रही हो। मैंने तेज लहजे में कहा, उषा अंदर जा, ये मेरा हुक्म है। उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर सर हिलाते हुए पीछे हटकर कमरे में चली गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने सुकून का सांस लिया और कर्नल की तरफ देखा। इसे तुम खुद हैंडल नहीं कर सकोगे, ये खतरनाक हुई तो मरने मारने पर तुल जाएगी। यू डोंट वरी। उसने पिस्तौल रख लिया। हम इमारत से बाहर आए। एमन ने यहाँ के हिफाजती इंतजाम के बारे में गलत अंदाजा लगाया था, उसी वजह से नेपाली नक्कूश वाला पकड़ा गया। अब मुझे एमन की फिक्र थी कि वो डेविड शाह की दस्तरस से दूर रहे। वो उसके साथ कोई रियायत नहीं करता क्योंकि वो उसके लिए बेकार थी। डेविड जरा भी एहसास के बगैर उसे मरवा सकता था। एक छोटी इमारत जो पूल और जिम की इमारत के पास थी, मुझे वहाँ एक सादा सेलनुमा कमरे में बंद कर दिया गया। उसका दरवाजा फौलादी था और एक तरफ छोटा रोशनदान था। एक सादा सा बिस्तर था और एक तरफ कमोड और वॉश बेसन लगा था। गोया एक मुकम्मल सेल था। कर्नल साथ था। दरवाजा बंद करने से पहले वो बोला, रेस्ट करो और भूल जाओ कि यहाँ तुम्हारी कोई मदद कर सकता है। तुम भी भूल जाओ कि मैं बेयारो मददगार हूँ, जल्द तुम देख लोगे।
वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर दरवाजा बाहर से लॉक करके चला गया। छत पर एक छोटा सा बल्ब रोशन था। उसका स्विच यहाँ नहीं था, इसलिए मैं उसको अपनी मर्जी से ऑन ऑफ नहीं कर सकता था। दरवाजे के ऊपरी हिस्से में चंद इंच का हिस्सा जाली पर मुश्तमिल था। मैंने उससे बाहर झांका और फिर आकर बिस्तर पर लेट गया। हालात एक बार फिर बदल गए थे और उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ मैं ले जाना नहीं चाहता था, यानी पुलिसरारवादी की तरफ, और मैं मजबूर था। बिस्तर पर लेटने के बावजूद नींद आंखों से कोसों दूर थी और दिमाग आने वाले हालात में उलझा हुआ था। ना जाने कब मेरी आंख लग गई और फिर आंख खुली तो सुबह की रोशनी नमूदार हो रही थी। अभी सूरज नहीं निकला था। मैंने उठकर वजू किया और बिस्तर की चादर नीचे बिछाकर नमाज पढ़ी। मेरे दिल में ख्याल है कि शायद ये मेरी आखिरी नमाज है और मेरे लिए आखिरी मौका है कि मैं अल्लाह के हुजूर सर झुकाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ। शायद इसी वजह से मैंने बहुत दिल से नमाज पढ़ी और दुआ की कि अगर मेरी ज़िंदगी है तो मुझे मेरे प्यारों से अल्लाह मिला दे, और अगर मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया था तो अल्लाह मुझे ईमान की सलामती के साथ उठाए। नमाज पढ़कर मैं टहलता रहा और थोड़ी बहुत वर्जिश भी की, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा था। बाहर सूरज निकल आया था। कुछ देर में खासी तेज रोशनी हो गई। दरवाज़ा खुला तो मैं चौंका। आने वाला बासु था। उसने नाश्ते की ट्रे उठा रखी थी। वो उसने नीचे फर्श पर रखी और बोला, तुम्हारे पास आधा घंटा है। मेरा ख्याल था कि वो चला जाएगा, मगर इसके बजाय उसने बाहर से एक दरमियाने साइज का बैकपैक उठाकर अंदर रखा। इसमें सब कुछ है, तैयार हो जाना। वो चला गया। मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने पहले नाश्ते से इंसाफ किया। ये दलिया शहद और दूध पर मुश्तमिल था। एक पैक मग में चाय भी थी। मेरा अंदाजा था कि आगे सफर में इसी किस्म के नाश्ते से वास्ता पड़ेगा, इसलिए आज से उसका आगाज कर दिया गया था। नाश्ते के बाद मैंने बैग खोला तो उसमें से एक अदद बहुत गर्म वाला सूट निकला। ये बहुत मोटे और गर्म तरीन मटेरियल से बनी पतलून और जैकेट थी। उसके साथ अंदर पहनने वाली गर्म जर्सी, गर्म पजामे और मोजे थे। एक अदद बहुत आला दर्जे और खास मटेरियल से बने हुए जूतों का सेट था। इसके अलावा और भी कुछ चीजें थी, मगर फौरी इस्तेमाल यही हो सकती थी। मैंने अपने कपड़े उतारकर पहले गर्म पजामा और जर्सी पहनी। ये जिस्म से बिल्कुल चिपक जाने वाली हाई नेक जर्सी थी। उसके ऊपर मैंने पतलून पहन ली, मगर इस मौसम में जैकेट पहनने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो मैंने पैक में रख ली और साथ ही अपने उतारे कपड़े भी रख लिए। मेरे पैरों में स्लीपर्स थे जो इस सफर में बेकार होते, मगर मैंने वो भी साथ रख लिए। जूते पहनकर मैं बिल्कुल रेडी था। अब मुझे इंतजार था। तकरीबन 10 मिनट बाद हवा में हल्का सा इर्तियाश महसूस हुआ और फिर हेलीकॉप्टर की आवाज़ वाज़ेह हो गई। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। हम सफ़र का आगाज़ हेलीकॉप्टर से करते और जहाँ हेलीकॉप्टर पार्टी को ड्रॉप करते वहाँ से पैदल सफ़र का आगाज़ होता, मगर ये ख्याली था, जबकि एमन ने 2 के बारे में बताया था। चंद मिनट बाद दरवाज़ा खुला और बासु ने मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं अपना पैक उठाकर बाहर आया और बासु की रहनुमाई और निगरानी में रवाना हुआ। हेलीपैड पैरिस के निचले हिस्से में खुली जगह पर था। बासु ने उस वक्त पूरी गर्म पतलून और ऊपर मेरी तरह हाई नेक जर्सी पहनी थी। उसके पैरों में उसके साइज के जूते थे। हम हेलीपैड पर पहुंचे तो वहाँ कर्नल जेम्स के साथ उषा भी थी। उसका हुलिया भी बदल गया था। उषा को मैंने आज तक साड़ियों में देखा था और अक्सर औकात वो बहुत मुख्तसर से लिबास में होती थी, जिसमें उसके जिस्म का बेशतर हिस्सा झलक रहा होता था, मगर इस वक्त वो सर से पांव तक लिबास में पोशीदा थी। उसने जैकेट भी पहन ली थी, मगर उसका हुड अभी सर पर नहीं था। ये सारा लिबास भारी होने के बावजूद उसकी जिसामत खासी छरेरी सी लग रही थी। मैं हंसा तो वो झेप गई। क्या बात है रे, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? तुम हर लिबास में अच्छी लगती हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी इतना ज्यादा ओढ़े पहने नहीं देखा। मुझे तो गर्मी लग रही है, पर इसने कहा कि सब पहनना है। उसने बासु की तरफ इशारा किया। कुछ देर बाद तुम्हें इसमें भी सर्दी लग रही होगी। ये ठीक कह रहा है। कर्नल ने कहा, आगे बहुत सर्दी होगी। अभी हेलीकॉप्टर जब बुलंद होगा तभी सर्दी लगेगी। बस हम 4 अफराद जाएंगे। डेविड शाह और उसकी साहबजादी कहाँ है? डेविड शाह यहाँ नहीं है, जोनिया हमारे साथ जाएगी। उसी लम्हे जैनी की तरफ से नमूदार हुई। उसने भी गर्म लिबास पहना हुआ था, मगर जैकेट नहीं थी और जर्सी उसके जिस्म पर यूं चिपकी थी कि एक एक अंग नुमाया था। वो मखसूस चाल चलती आई। उसने मुझसे और कर्नल से हाथ मिलाया। उषा और बासु को नजरअंदाज किया। उषा उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उसने अपना बैग उतारकर बासु को दिया, जिसने उसे हेलीकॉप्टर के सामान वाले खाने में डाल दिया। वो पीछे हटी तो उषा जल्दी से मेरे पास आ गई। जैनी मायनेखेज अंदाज से मुस्कुराने लगी। गोया 5 अफराद थे और 2 हेलीकॉप्टर्स के पायलट थे। हम अकबी हिस्से में सवार हुए। आमने सामने 2 अदद बेंच नुमा नशिस्तों के साथ अकब में सामान रखने वाला खाना भी था, मगर उसमें सामान बाहर से रखा और निकाला जाता था। जब हम बैठने लगे तो उषा जल्दी से मेरी साथ वाली सीट पर आ गई। जैनी मेरे सामने थी। हमने सीट बेल्ट बांधी। हेलीकॉप्टर के इंजन स्टार्ट हुए। ये 2 इंजनों वाला बड़ा हेलीकॉप्टर था। हल्के से धचके से वो हवा में बुलंद हुआ और 1 मिनट से भी पहले वो पैलेस से इतना ऊपर जा चुका था कि सारा पैलेस दिखाई देने लगा। मैं सीट पर इस तरह बैठा था कि मुझे सामने इंस्ट्रूमेंट पैनल साफ दिखाई दे रहा था और अल्टीमीटर के मुताबिक यहाँ बुलंदी 2200 मीटर्स थी। तकरीबन 3000 मीटर्स की बुलंदी पर आकर हेली ने शुमाल मशरक का रुख किया। उसकी रफ्तार तेज हुई। मैं सोच रहा था कि इमन ने 2 हेलीकॉप्टर्स का जिक्र किया था। ये एक था तो दूसरा यकीनन डेविड शाह और उसके दूसरे साथियों को ले जाने के लिए कहीं मौजूद होगा। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, जमीन पर बर्फ की सफेदी नुमाया हो रही थी। हेली की बुलंदी बढ़ती जा रही थी। तकरीबन 15 मिनट बाद हम 5000 मीटर्स की बुलंदी पर थे। यहाँ हवाई दबाव इतना कम था कि हेलीकॉप्टर हमवार परवाज से कासिर था।
اور بلندی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کے پر ہوا کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس چکر میں پورا ہیلی لرز رہا تھا۔ اب نیچے مکمل سفید منظر تھا۔ ہم ٹنڈرا کے خطے میں داخل ہو گئے تھے جہاں سارا سال برف جمی رہتی ہے۔ اوشا میرے ساتھ بیٹھی تھی اور کسی بچے کی طرح جھک جھک کر باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اسی نے پہلے دوسرے ہیلی کاپٹر کو دیکھا اور پھر مجھے متوجہ کیا۔ شہباز ادھر دیکھ رہے۔ میں نے تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری پر اسی جیسے دوسرا ہیلی کو دیکھا جو اتر رہا تھا اور اس کے آس پاس برف کا طوفان سا آیا ہوا تھا۔ ہمارا ہیلی بھی اسی سمت بڑھ رہا تھا۔ جب تک وہ وہاں پہنچا پہلا ہیلی کاپٹر لینڈ کر چکا تھا مگر اس کے پنکھے بدستور گھوم رہے تھے اور برف کا طوفان جاری تھا۔ اتنی بلندی پر انجن بند کرنے کا مطلب تھا کہ ہیلی کاپٹر یہیں رہ جاتا کیونکہ اس کا انجن پھر سٹارٹ نہیں ہوتا۔ ہمارا ہیلی ذرا فاصلے پر اترا اور کسی قدر مشکل سے اترا کیونکہ تیز ہوا کے باعث وہ ڈول رہا تھا اور اس کے سکیز ذرا دقت سے برف پر ٹکے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے ٹکتے باسو نے دروازہ کھولا اور سرد ترین ہوا کے ساتھ برف کے ذرات موئے شور اندر گھس آئے۔ میرے پیک میں ایک اسنو گلاس بھی تھا جو میں نے کچھ دیر پہلے گلے میں ڈال لیا تھا اور اترتے آنکھوں پر لگا لیا تھا۔ میری دیکھا دیکھی اوشا نے بھی یہ کام کیا، اسی وجہ سے ہم دیکھنے کے قابل رہے۔ یہاں ہوا بہت ہلکی تھی اور سانس لینے کے لیے باقاعدہ زور لگانا پڑ رہا تھا۔ ٹھنڈ ایسی تھی کہ سبھی کانپ اٹھے۔ باسو اور کرنل نیچے اتر گئے۔ میں نے اوشا کو سہارا دے کر اتارا۔ پائلٹ چلا چلا کر سامان جلدی اتارنے کو کہہ رہا تھا۔ انہیں خوف تھا کہ کسی خرابی کی وجہ سے انجن بند ہو گئے تو وہ اسی برف زار میں پھنسے رہ جائیں گے اور یہاں سے واپسی کا زمینی راستہ 3 دن کا تھا۔ راستے میں مجھے جو گلیشیئر اور پہاڑی سلسلے نظر آئے انہیں سر کرنا آسان نہیں تھا۔ کرنل اور باسو ہیلی کے عقبی حصے سے سامان نکال رہے تھے اور اسے اٹھا کر ہیلی کاپٹر سے دور لے جا رہے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش نہیں کی اور دوسرے ہیلی کی طرف بڑھا جہاں ڈیوڈ ہمارے جیسے لباس میں موجود تھا۔ اس کے ساتھ 2 افراد اور تھے جو سامان اتار کر ہیلی سے دور لے جا رہے تھے۔ سارا سامان بڑے سائز کے بیگز میں پیک تھا، اسے پشت پر لاد کر سفر کرنا تھا۔ میرے پاس آتے ڈیوڈ چوکننا ہو گیا، اس کا ہاتھ اپنی جیکٹ کی ایک جیب میں چلا گیا۔ ہیلی کاپٹرز اور ہوا کا شور اتنا تھا کہ کسی قسم کی گفتگو خارج جیسے امکان تھی۔ مشکل سے 5 منٹ میں سارا سامان اتار لیا گیا اور ہم بھی دور ہٹ گئے۔ ہیلی بلند ہوئے اور جس سمت سے آئے تھے اسی سمت میں پرواز کر گئے۔ 1 منٹ سے بھی پہلے وہ ناقابل شناخت باریک نقطوں میں تبدیل ہو گئے اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تب ہمیں احساس ہوا کہ ہم اس ویرانے میں تنہا رہ گئے تھے، تہذیب اور آباد دنیا سے دور ایک ایسا ویرانہ جہاں تحت نگاہ سوائے برف کے اور کچھ نہ تھا۔ اس احساس نے چند لمحوں کے لیے مجھ سمیت سب کا دل سہما دیا۔ اوشا میرے بازو سے چپک گئی، باقی سب اپنی اپنی جگہوں پر گمسم کھڑے تھے۔ پھر ڈیوڈ کی سرد آواز آئی، میرا خیال ہے اب ہمیں حرکت میں آ جانا چاہیے۔ تم نے اوشا کو ساتھ لا کر اچھا نہیں کیا، یہ نازک عورت ہے، اس سفر کی صحبتیں کیسے برداشت کرے گی؟ کر لے گی، تم اسے نہیں جانتے، یہ بہت باہمت ہے، جہاں دوسرے لڑکھڑا جائیں گے یہ وہاں بھی ثابت قدم رہے گی۔ تم بھول رہے ہو اس سفر میں زینی بھی ساتھ ہے، وہ بھی نازک عورت ہے۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ وہ زینی سمیت شوق سے جہنم میں جائے، لیکن اس کے بجائے میں نے کہا، ڈیوڈ یہ بہت مشکل مہم ہے اور اوشا کو پہاڑوں پر سفر کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ویسے بھی مزید بحث بیکار تھی کیونکہ اوشا یہاں آ چکی تھی۔ ہم کل 8 افراد تھے۔ ڈیوڈ کے دونوں ساتھی سفید فام اور تنومند تھے۔ سامان کے کل 7 بڑے بیگز تھے، ان میں 5 بڑے تھے اور 2 چھوٹے تھے۔ چھوٹے بیگز میرے اور ڈیوڈ کے حصے میں آئے، 2 بڑے بیگز باسو نے اپنی پشت پر لاد لیے جبکہ بقیہ 3 بیگز کرنل اور سفید فاموں کے حصے میں آئے۔ اوشا کے پاس اپنے بیگ کے ساتھ میرا بیگ بھی تھا جبکہ زینی نے اپنا بیگ خود اٹھایا ہوا تھا۔ سامان سے جوڑ کر بنائی جانے والی اسٹکس نکالی گئیں، برف پر سفر کرنے کے لیے یہ لازمی تھی۔ ان کے نچلے حصے نوکیلے تھے اور ان کے ذرا اوپر گولڈ ڈسک لگی تھی جو چھڑی کو برف میں دھنسنے سے بچانے کے لیے تھی۔ روانگی سے پہلے ڈیوڈ نے کہا، اب ہم ایک ٹیم ہیں اور ہمارا ایک دوسرے سے واقف ہونا ضروری ہے، سب اپنا اپنا تعارف کرا دیں۔ میں مائک رائٹ ہوں، ایک سفید فام نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ وہ 26-27 برس کا نوجوان تھا۔ میں پیشہ ور کو پہما ہوں۔ سین بائیڈن دوسرا بولا، میں بھی کو پہما ہوں لیکن پیشہ ور نہیں، میں اس مہم کا آفیشل کک ہوں۔ باقی سب کے بارے میں جانتا تھا۔ اپنی باری آنے پر میں نے اپنا اور اوشا کا تعارف کرایا۔ باسو، سین اور مارک صرف انگریزی جانتے تھے جبکہ باقی سب اردو یا ہندی سے واقف تھے۔ صرف اوشا انگریزی سے نابلد تھی۔ اوشا میرے ساتھ ہوتی اس لیے آپس میں گفتگو کوئی مسئلہ نہ تھی، مگر تعارف کے بعد ڈیوڈ نے اوشا کی طرف اشارہ کیا، یہ باسو کے ساتھ رہے گی، یہ میرے ساتھ رہے گی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ڈیوڈ تم ہمیں یہاں تک لے آئے ہو جہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہے اور ہمیں تمہارا ہی ساتھ دینا ہے، اس لیے سفر کو اپنے اور میرے لیے مشکل مت بناؤ۔ ڈیوڈ مجھے کچھ دیر گھورتا رہا پھر سر ہلا دیا، اوکے اس صورت میں تم دونوں کے ساتھ باسو رہے گا۔ میرا بھی یہ خیال تھا کہ باسو کو میری اور اوشا کی نگرانی کے لیے رکھا گیا ہے، اس کا اضافی فائدہ اس کی طاقت تھی، وہ زیادہ سامان اٹھا سکتا تھا اور جہاں ضرورت پیش آتی اور جو کام دوسرے نہ کر پاتے وہ اپنی جناتی قوت سے کر جاتا۔ یہاں اترتے سب نے گرم جیکٹس اور دستانے پہن لیے تھے، اس کے باوجود سردی ایسی غضب کی تھی کہ اب تک ہمارے بدن لرز رہے تھے۔ دن کا وقت تھا، سورج نکلا ہوا تھا مگر ٹیمپریچر شاید منفی میں تھا۔ پھر شمال کی طرف سے سرد ہوا چل رہی تھی۔ اوشا نے دستانوں میں ملفوف اپنے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، بہت سردی ہے رے، یہ تو آغاز ہے، آگے موسم اس سے زیادہ خراب ملے گا۔ مگر جب ہم نے چلنا شروع کیا تو جسم ذرا گرم ہوئے اور کپکپاہٹ میں کمی آئی۔ ہم نے گروپ بنا لیے تھے اور آپس میں رسیوں سے منسلک تھے۔
मजीद एहतियात के तौर पर हम एक दूसरे से कम 10 फुट के फासले पर थे। उस वक्त कमांडर मार्क था और वही फैसला कर रहा था कि हमें किस रास्ते से आगे जाना है। उसके हाथ में एक डिजिटल मैप था और उस पर रास्ते का तयन था। उसने हमें बताया कि हम तकरीबन 16,000 फुट की बुलंदी पर थे और यहाँ से डेथ जोन का आगाज हो जाता है। सर्दी, ऑक्सीजन की कमी और मामूली सा हादसा भी जानलेवा साबित हो सकता है। वो हमें मुमकिन मुश्किलात और उनसे बचने की तदाबीर से भी आगाह कर रहा था। हम गौर से उसकी बात सुन रहे थे। सफर का आगाज हुआ तो पता चला कि अमली मुश्किलात क्या है। सफर बुलंदी की तरफ था और हम सर झुकाए उठते कदमों से चल रहे थे। जरा सी देर में सबके सांस फूल गए और अब बिला जरूरत कोई बात नहीं कर रहा था। मार्क ने बता दिया था कि 1 घंटे के सफर के बाद 10 मिनट का वक्फा होगा और अगर कोई मसला महसूस कर रहा है तो बताए ताकि उसका हल निकाला जा सके। अगर कोई हादसे का शिकार होकर शदीद या ऐसा जख्मी हो जाए जिसमें वो पार्टी का साथ ना दे सके तो मजबूरन उसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा। पार्टी किसी एक फर्द वाहिद के लिए नहीं रुकेगी। ये डू और डाई का खेल था, उसमें कोई तीसरी राह नहीं थी। 1 घंटे बाद जब मार्क ने रुकने का ऐलान किया तो जो जहां था वहीं बैठ गया। मेरा ख्याल था कि सबसे ज्यादा हालत उषा की खराब होगी, मगर वो ठीक दिखाई दे रही थी और उसका सांस भी हमवार था। मेरी सांस तेज थी, अलबत्ता मैं इतनी थकन महसूस नहीं कर रहा था। सबसे बुरी हालत डेविड शाह की थी। एक बार उसने मुझे बताया था कि उसे दमे का पुराना मर्ज था जो हकीम कादिस ने इलाज से ठीक किया था, मगर दमे का मरीज ठीक हो जाए तब भी उसके फेफड़े इस बुलंदी पर ठीक से सांस लेने के काबिल नहीं रहते हैं। मुझे हैरत थी कि वो यहाँ सांस कैसे ले रहा था। उसने अपने बैग से छोटी बोतल निकालकर नथनों से लगाते हुए उसका स्प्रे दबाया और वापस रख ली। उसके बाद उसकी हालत किसी कदर बेहतर नजर आने लगी। 10 मिनट के वक्फे के बाद हम दोबारा रवाना हुए। सबके पास घड़ियां थी जिनमें वक्त और दूसरी कई चीजें देखी जा सकती थीं। मेरी घड़ी के मुताबिक 11:15 बज रहे थे। अब तक हम किसी कदर हमवार जगह सफर करते आए थे, मगर अब दुश्वार इलाका शुरू हो गया था। ये कोई ग्लेशियर था जिसके दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ थे और हमें उसकी नरम पड़ती बर्फ पर सफर करना था। दिन की तेज धूप में बर्फ नरम पड़ जाती है और रात में जमती है। उस पिघलने और जमने के अमल से ग्लेशियर में दरारें जन्म लेती हैं और अब हमें दरारों के ऊपर सफर करना था। इसलिए सब में गोपैमाई के औजार तकसीम कर दिए गए। उनमें नोकदार कुल्हाड़ियां, क्लिप्स और इजाफी रस्से थे। किसी हादसे की सूरत में ये चीजें जिंदगी बचाने में माविन साबित होती। मार्क ने उनका इस्तेमाल भी बताया था। खास तौर से अगर कोई फर्द किसी दरार में गिर जाए और उसके रस्से से मुंसलिक अफराद भी खिंच रहे हों तो वो फौरन बर्फ में कुल्हाड़ी गाड़ दें, वरना खिंचने वाला फर्द भी दरार में गिर जाएगा। रस्सियां भी एक हद तक तहफ़्फ़ुज़ दे सकती थीं। ग्लेशियर पर सफर के आगाज में मैंने डेविड से कहा, बासु बहुत वजनी है और उसकी वजह से बर्फ टूटने का खतरा भी ज्यादा है। गोया ये गिरेगा और हमें भी ले जाएगा। हम किसी सूरत में इसका वजन नहीं सहार सकते। मेरे एतराज ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, बासु सबसे अलग सफर करेगा। उसने सर हिला दिया। अगरचे खुदगर्जी थी, मगर बासु हुक्म का गुलाम था। डेविड के हुक्म पर उसने खुद को मेरी और उषा की रस्सी से अलग कर दिया। डेविड के साथ कर्नल रस्सी से मुंसलिक था, जबकि मार्क और सैन एक रस्सी से बंधे थे। मगर जब बासु हमसे अलग हुआ तो डेविड ने कर्नल को हुक्म दिया और वह हमारे साथ रस्सी से मुंसलिक हो गया। बासु को मार्क और सैन के साथ रहने को कहा गया ताकि वो पहले मुमकिन दरार को भांप ले। अब जैनी और डेविड शाह एक साथ सफर कर रहे थे। दूसरी बार हम 15 मिनट के लिए रुके तो हालत ज्यादा खराब थी, क्योंकि अब हम तकरीबन 17,000 फुट की बुलंदी पर आ गए थे। यहाँ सर्दी ज्यादा और ऑक्सीजन मजीद कम थी। टांगों से जैसे जान निकल गई और हम जो हवा सीने में भरते थे उससे बराए नामी ऑक्सीजन मिल रही थी। हम 3 सांस लेते तो ऑक्सीजन मिलती थी। मैं डेविड से किसी कदर फासले पर जा बैठा। उसका चेहरा उन्नाबी हो रहा था। वो लरसते हाथों से नतनों में स्प्रे कर रहा था। स्प्रे लेकर वो किसी कदर नॉर्मल हुआ। मैंने कहा, डेविड, तुमने खुद को और सबको किस मुसीबत में फंसा लिया है? बड़े मकसद के लिए तकलीफ सहनी पड़ती है। भाड़ में गया तुम्हारा बड़ा मकसद, हमारा क्या कसूर है? तुम लोग मजबूर हो, इसी वजह से मेरे साथ हो। तुम्हें मालूम है वादी यहाँ से कितनी दूर है और हमें कितने दिन लग सकते हैं? इस बार हमने मुमकिन हद तक सफर फिजा में तय किया है और यहाँ से वादी सिर्फ 3 दिन की मुसाफत पर है। अगर हम आसाम की फिजाई स्ट्रिप से सफर का आगाज करते तो यहाँ तक आने में मजीद 4 दिन और लग जाते। यूं समझ लो हमने सफर का 60% हिस्सा कम कर दिया है। मगर 3 दिन भी बहुत होते हैं। मुझे राजा उमर दराज ने बताया है कि रास्ते में 22,000 फुट बुलंद पहाड़ भी आते हैं। ये दुरुस्त है, उन पहाड़ों को सर करना लाजमी है। हम शाम तक उन पहाड़ों तक पहुंच जाएंगे। उसने सर हिलाया। मैं अपनी और उषा की बात नहीं करता, लेकिन क्या तुम पहाड़ों को सर कर सकोगे? उसकी आंखों में एक लम्हे को तरद्दुद आया, मगर उसने सर हिला दिया। हाँ, मैं इसका तजुर्बा रखता हूँ।